क्या आप लगा रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी ने इतनी बार पलटी मार लिया कि पलटी मारते मारते अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाए। खुदा ही मिला न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। अब नीतीश कुमार जी में अब वो कुछ रहा नहीं कि कोई उनसे मिलकर कोई कुछ लेन देन करे। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सामना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से होने जा रहा है। हालांकि अमित शाह राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं और कल जब पटना में उनकी बैठक होगी, हालांकि ये सरकारी बैठक है लेकिन इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्या इसके जरिए अमित शाह एक बार फिर बिहार के में कुछ ऐसा बदलाव करेंगे या फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे या बिहार के लिए क्या कुछ जो है वो करने जाएंगे, तो कल आने के बाद ही पता चल पाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार विधान परिषद के सदस्य सचिदानंद राय। कैसे देख रहे हैं? अमित शाह को लोग चाणक्य भी कहते हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी ये इस बार गठबंधन टूटने के बाद शायद लगता है पहली उनकी मुलाकात होने जा रही है। क्या लगता है कुछ बदलाव होगा क्या? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी जब से राष्ट्रीय राजनीति में आए हैं तब से उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का कद काफ़ी बढ़ा है। देश में मजबूत सरकार बनी हुई है। 2 टर्म पूरा हो गया, तीसरा भी लगता है हो जाएगा। कई राज्यों में सरकारें बनी, एक आध राज्यों में गई, लेकिन अधिकांश राज्यों में अभी आज उनके सरकार है। तो निश्चित रूप से अगर चाणक्य का तमगा उनको दिया जाता है तो ये फिट बैठता है। और गृह मंत्री हैं हमारे देश के, तो निश्चित रूप से पूरे देश में कहीं भी जाकर उनको मीटिंग करने का, वहाँ की चीज़ों को समझने का काम भी है और अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। जैसा मुझे पता चला कि सिर्फ नीतीश कुमार जी से नहीं, 4 मुख्यमंत्रियों से यहाँ उनकी मुलाकात होने वाली है। तो निश्चित रूप से कोई ऐसा मुद्दा होगा, मैं हालांकि डिटेल नहीं जानता कि किस कारण से आ रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बनने के पहले भी ये लोग जाने जाते थे कि 365 दिन और 24 घंटे ये अपने दल को आगे बढ़ाने के लिए ही काम करते रहते हैं। भाजपा कैसे मजबूत पर काम करते रहते हैं। तो निश्चित रूप से गृह मंत्री के अलावे अपने पार्टी के प्रॉस्पेक्ट्स को भी अच्छा करने का काम करेंगे। रहा सवाल नीतीश कुमार जी का, तो नीतीश कुमार जी में अब वो कुछ रहा नहीं कि कोई उनसे मिलकर कोई कुछ लेन देन करे। मतलब लेन देन का मतलब मेरा है कि दल में मिला क्या कहते हैं कि किसी भी प्रकार से अलायंस करना, समझौता करना, क्योंकि आप जो भी नीतीश कुमार जी को देंगे वो तो बराबरी से कम तो हक लेते नहीं हैं। भाजपा के साथ भी थे तब भी एक सीट ज़्यादा ही चाहिए, और अभी आरजेडी और कांग्रेस के साथ हैं तब भी उनको कम से कम जो दूसरी बड़ी पार्टी नहीं बनेंगे, वो पहली बड़ी होंगे, या कम से कम 2 लोग बराबर हो सकते हैं। तो वैसे स्थिति में एक चीज़ तो तय है, तो जिसको आप चाणक्य कह रही हैं, उनको तो इतनी समझ है ना कि तीर छाप लेकर जो कोई वोट मांगने जाएगा आज के बाज़ार में तो क्या मिलेगा उसको? गालियाँ छोड़कर तो कुछ मिलना नहीं है। तो तीर छाप तो वैसे ही अपने आप समाप्त होने वाली है। तो लोकसभा के चुनाव के पहले नीतीश कुमार जी के साथ में मैं नहीं समझता कि आरजेडी भी बहुत कंफर्टेबल है। आरजेडी भी देख रहे हैं कि एक बार ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि उसको तो राष्ट्रीय राजनीति में कोई बहुत रुचि उन लोगों की है नहीं। तो एक बार लोकसभा की राजनीति के बाद से जब नीतीश कुमार जी की पार्टी समाप्त हो जाएगी या समाप्त होने के आसपास पहुंच जाएगी, तब वो लोग अपना चाल चलेंगे और अपनी सरकार बनाने का प्रयास करेंगे। नीतीश कुमार जी ने स्वयं उनको मुख्यमंत्री नहीं बना दिया तेजस्वी जी को, तो तब तक के मुख्यमंत्री हैं ये। और कोई राजनीतिक पूंजी है नहीं कि आप कयास लगा रहे हैं कि गृह मंत्री जिनके साथ बैठेंगे तो कोई समझौता इसलिए कहा करेंगे। जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है कई दफ़े इंडिया गठबंधन की बैठक जो होने वाली थी उसको उन्होंने टाल दिया, और अब कुछ अंदरूनी खिचड़ी जो है, राजनीति खिचड़ी जो कहा जाता है, वो पकना शुरू हो गया अंदर खाने में। जदयू में भी कई फाट देखने को मिल रहा है, ऐसा कयास भी लगाया जा रहा है। और कई खबरों के माध्यम से भी जो लोग हैं वो देख रहे हैं। इस चीज़ को लेकर के मैंने क्या आप लगा रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी ने इतनी बार पलटी मार लिया कि पलटी मारते मारते अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाए। खुदा ही मिला न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। अब वो कहीं के नहीं रहे हैं, और जहाँ हैं वहाँ उनकी पूछ नहीं है, वहाँ उनकी कदर नहीं है। उनकी पार्टी के लोग भी समझ रहे हैं कि ये नाव तो डूबने वाली है। अभी 3-4 दिन पहले आपने देखा होगा, जब रिजल्ट आया तो उनके ही एक सांसद ने कहा मोदी है तो मुमकिन है। तो ये हुआ। प्लस आपने देखा होगा इन 3 राज्यों में उन्होंने कितने कैंडिडेट दिए थे, और कितनों ने तो 100 का आंकड़ा भी पार नहीं किया। तो अब ये उनको भी समझ है कि कहाँ जाए, लेकिन क्या करें, एक तो उम्र का तकाजा, दूसरे इतने लोगों को धोखा दिए कि अब मित्र ही नहीं है उनके पास में, जो उनके साथ रह भी गए हैं, कुछ चाटुकार हैं
या कुछ उनका नुकसान पहुंचाने के नियत से उनके पास बैठे हुए हैं कि कैसे इनसे छीन लिया जाए कुछ। तो अब वो बेचारे हो गए हैं, उन पर कुछ कहते हुए भी मुझे अब दिक्कत हो रही है, क्योंकि उनमें बड़े हैं। लेकिन अगर थोड़ी भी उनके अंदर अगर शर्म बची होती तो राजनीतिक संन्यास ले लिए होते अब तक। जाहिर सी बात है, क्योंकि आपने राजद का भी जिक्र किया और कहा कि राजद भी अब नहीं चाहता कि ये कुर्सी पे बने रहें। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। राजद एमएलसी सुनील सिंह लगातार नीतीश कुमार पर जो है सोशल मीडिया के जरिए जो है हर रोज कुछ न कुछ सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री के बारे में वो लिख रहे हैं। लेकिन सब कुछ चुपचाप जदयू हो या फिर आरजेडी हो, इस सब चीज़ों को वो एक तरह से कहा जाए कि दरकिनार कर रहा है। फिर एक बार उन्होंने विज्ञापन को ही लेकर के छेड़ा और कहा कि ये दांत नहीं पोड़ते हुए एक ही व्यक्ति को दिखाया जाता है, बाकी लोगों को जगह नहीं दिया जाता है। एक क्या देखिए, सुनील सिंह जी तो अब कुछ दिनों से बोलना शुरू किए हैं, लेकिन सुधाकर सिंह जी इनके कई नेता हैं, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के पुत्र हैं और उन्होंने कृषि मंत्री मंत्रालय तक का त्याग कर दिया, लेकिन इनको अटैक करना नहीं बंद किया। आज तक तो उन लोगों को कोई एक्शन आरजेडी ने लिया नहीं। सुनील जी लालू जी के परिवार के बहुत करीबी माने जाते हैं, राबड़ी जी के राखी भाई माने जाते हैं, बड़े ही विद्वान व्यक्ति हैं। अगर वो ये सब बातें कह रहे हैं तो निश्चित रूप से अगर उनको कोई मना किया होता तो नहीं कहते। तो ये तो समझ में आ ही रही है कि एक खुला खेल फर्रुखाबादी है इसमें। बस मतलब के यार हैं लोग, मतलब में बैठे हुए हैं। और अभी कुछ दिन पहले छपरा में कुछ विद्वत लोगों के साथ में बैठा हुआ था और कैसे चल रहा है बिहार, बात चल रही थी। तो मैंने कहा कि बिहार को चलते हुए देखकर लगता है कि भगवान है। अगर भगवान है तभी जो है सो बिहार चल रहा है, मतलब बिहार को तो कोई चला नहीं रहा है। सब अपने अपने लूट में मस्त हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। और जहाँ तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सवाल है, ये मुख्यमंत्री बने रहने की योग्यता 2-4 साल पहले गंवा चुके हैं। इनको पहले 2020 के पहले इनको मुख्यमंत्री पद से हट जाना चाहिए था। किसी योग्य व्यक्ति को आगे आने का अवसर देना चाहिए। हर रोज आपराधिक घटनाओं में जिस तरह से इजाफा देखा जा बस सिर्फ आपराधिक घटनाएं नहीं है, वंदना जी केवल आपराधिक घटनाएं नहीं है। बिहार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, और ठीक इसलिए नहीं चल रहा है कि भगवान भरोसे चल रहा है। भगवान बेचारे इतना ही करते हैं कि चलो प्राकृतिक आपदा ना आए, ये तो भगवान तो ही बचा सकते हैं ना जी। बाकी शासन प्रशासन तो चलाना तो तंत्र का काम होता है, और तंत्र पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुका है। जिसको देखिए, जो अधिकारी है, जो कर्मचारी है, जो जहाँ है वहीं अपना एकदम निरंकुश होकर लूट मचाए हुए हैं। हम लोग तक असुविधा महसूस करें उनके साथ काम करने में, क्योंकि जानते हैं कि चुने प्रतिनिधियों की तो कोई औकात ही नहीं है कि उनको कुछ कह दें या उनका कुछ बिगाड़ दें। जनता के सामने जाकर भले हम लोग गाली सुनना पड़ता है, लेकिन अधिकारी और कर्मचारी को बिल्कुल चिंता नहीं है कि कोई जनप्रतिनिधि उनका कुछ बिगाड़ देगा। क्यों? क्योंकि सदन चलता नहीं है कि आप सदन में बात उठाएं। सदन तो चलने नहीं दिया जाता है। दोनों ही इसमें सारी पार्टियां दोषी हैं, और नेता और मंत्रियों के यहाँ पत्र लिखे उसका उत्तर नहीं मिलता है। मुख्यमंत्री को हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, 24 एमएलसी मिलकर पंचायती राज व्यवस्था में जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं उसके लिए कोई जवाब नहीं आया, कोई उत्तर नहीं आया। तो किसके आंधा के आगे रोए अपना दीदा खोए, कहाँ जाकर अपना आँख की रोशनी ख़त्म की जाए। अब तो रोना छोड़ के कोई बचा नहीं है बिहारियों के पास में। लेकिन ठीक है, आ रहा है सामने 2024-2025, बिहार की जनता जागेगी और व्यवस्था बदलेगा। सत्यानंद राय जी, नीतीश कुमार अब बिहार तो की बात तो आप कह रहे हैं कि बिहार में अब सरकार नाम का चीज़ नहीं है, लेकिन अब वो नीतीश मॉडल बनारस में भी अब रैली में वो क्या लगता है कि वहाँ भी वो अपना जिक्र करेंगे जो इन्होंने बिहार में मॉडल को अपनाया है, पूरा देश देख रहा है। उसके बाद झारखंड में उनकी रैली होने वाली है। क्या चुनाव की मूड में अब मैं समझता हूँ कि पहले ये काम करना चाहिए, जब माननीय मुख्यमंत्री जी को जब बनारस ले जाया जाएगा किसी वाहन से या किसी यान से, तो सबसे पहले तो उनके जेब में एक चिट में लिख के रख देंगे बनारस, ताकि उतरने के बाद किसी से पूछे नहीं कि मैं कहाँ आ गया हूँ। उनका तो इतना याद नहीं रहता कि 1 घंटा पहले जहाँ से चले थे तो कहाँ के लिए चले थे। गया में ऐसा हुआ है, गया में उतरने के बाद बोधगया में अपने अधिकारियों से पूछे थे हम लोग कहाँ आए हैं। तो इसलिए तो सबसे पहले तो उनके जेब में चिट डाल देना चाहिए, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाला चक्कर खत्म हो जाए। उस तरह से रांची जाएंगे तो रांची वाला चिट जेब में डाल दिया जाए। इससे अधिक उनसे अब क्या अपेक्षा रखते हैं? उनको कुछ याद रहता है, 1 घंटा पहले बोला हुआ बात याद नहीं रहता है। आपने देखा किस तरह से बिहार को शर्मसार किया उन्होंने जब सदन चल रहा था। दोनों सदनों में कैसी बातें कहीं, और दूसरे दिन मैं शर्म करता हूँ, अब अपने को लानत भेजता हूँ, सारी बातें उन्होंने कह दी। और साथ में ये भी कह दिया कि अगर किसी को ख़राब लगा हम तो बतिया ठीक है कहे थे। तो इस आदमी के बारे में क्या कहा जाए जी?
मतलब दया आती, मैं तो कह रहा हूँ, मैं ईमानदारी की बात बता रहा हूँ। 2020 से पिछले 3 वर्षों में जिस नीतीश कुमार को हम लोग जानते थे, जिस नीतीश कुमार को देखकर 2010 में मैं राजनीति में प्रवेश किया था, मैं तो उनके साथ 3 साल कदम से कदम मिलाकर चला था, वो एक नीतीश कुमार हुआ करते थे। फिर धीरे धीरे 13-14 से खिसकना शुरू हुआ और 20 आते आते तो पूरी तरह से खिसक गई है। न उनके पास जनाधार रह गया है, न कोई सोच रह गई है, न उनकी कोई क्षमता रह गई है, न उनकी कोई बात सुनता है, और न वो किसी एक चीज़ पर टिकते हैं। क्या उनके बारे में बात की जाए? एक अंतिम सवाल है कि कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं जिनके घरों में अभी तक जो रुपए हैं वो गिनते गिनते मशीन थक जा रहा है, अधिकारी थक जा रहे हैं, लेकिन रुपया का अंत ही नहीं हो रहा है। अब इसी से समझ लीजिए कि बिहार हमारे देश की राजनीति कहाँ चली गई है। जिस नेता के घर में छापा पड़ रहा है वहाँ पर नोटों का अंबार मिल रहा है। आपने कलकत्ता में देखा, आपने तेलंगाना में देखा, आपने कर्नाटक में देखा, अब आप यहाँ देख रही हैं झारखंड में। मुझे तो लगता है कि बिहार के भी 10-12 ऐसे नेता हैं, नाम नहीं लूँगा, जो सत्ता में रहे हैं या हैं, उनके घरों में भी छापा मारा जाएगा तो ऐसे ही निकलेगा, मशीनें थक जाएंगी। दवा के सब जानता हूँ मैं, लेकिन अब क्या कहें, सबूत नहीं तो बोल के क्या फ़ायदा है। जानते हैं कि कितने रुपयों की उगाही रोज हो रही है। हमारे छपरा जब सर्किट हाउस में कोई यहाँ का मंत्री पहुँचता है तो उस विभाग के लोग इसी में लगे रहते हैं कि कितना बोरा, कितना ट्रंक इनको दे दें। तो वसूली होता है, रखा जाता है, इनका हिस्सा जब जाते हैं तो उनकी गाड़ी में चढ़ा दिया जाता है। ये तो हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, क्या किया जा सकता है इसमें। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो साफ तौर से कह दिया ना कि मोदी की गारंटी है कि भ्रष्टाचारियों को जेल भेज कर के ही जो है वो देखिए, वो क्या कर पा रहे हैं, कितना सफल हो रहे हैं, उस पर मैं नहीं कहूँगा। मोदी जी को मैं सिर्फ अच्छा कह रहा हूँ कि मोदी जी कम से कम देश की इकोनॉमी पर काम कर रहे हैं। मोदी जी कम से कम देश की सुरक्षा पर काम कर रहे हैं। मोदी जी कम से कम देश की इमेज विदेशों में अच्छी रहे, अच्छी बन गई है, उस पर काम कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन जैसे विषय पर वर्ल्ड के लीडर बने हुए हैं। ये तो उनका मैंने कुछ है ही नहीं, लेकिन वो अगर ये कहें कि भ्रष्टाचार रोकने में सफल हो गए हैं, पहले अपने पार्टी के भ्रष्टाचार को रोकें ना, दूसरों का क्या रोकेंगे। केवल एक विपक्षी नेता के घर में छापा मार कर और नोट गड्डी निकाल लेने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। सत्ता में तो आपके लोग हैं कई राज्यों में और केंद्र में, उनके यहाँ कभी छापा मरवाइए ना। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बिहार विधान परिषद के सदस्य शलशानंद राय का। कई सवाल का जवाब इन्होंने दिया है। आप क्या सोचते हैं, अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसको बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ पोनेशन के साथ। तब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।